ओके देखो, एक डाउट है प्योर रोलिंग में, जहाँ फ्रिक्शन भी आता है। फ्रिक्शन कब आएगा, नहीं आएगा, ज़ीरो कब होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। तो पहली बात तो आप ये समझो कि फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग is not always zero. It is not always zero. It may be zero, it may not be zero, it could be anything. दूसरी बात आप समझ लो, फ्रिक्शन इज नॉट एन अनइनवाइटेड गेस्ट। ये तभी आएगा जब इसकी ज़रूरत होगी। सो इट डजंट गेट क्रैश अ पार्टी। सो जब इसकी ज़रूरत होगी तब फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, याद रखो प्योर रोलिंग में क्या होता है ना, प्योर रोलिंग इज दिस, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग is always to be satisfied, and there is another equation, A is equal to R alpha. ये A is equal to R alpha कब है कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, जब आपके पास एक एक्सटर्नल फोर्स हो। ये A क्या है, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू R टाइम्स अल्फा। एंड दूसरी इक्वेशन है V इज इक्वल टू R ओमेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो A की इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, V इज इक्वल टू R ओमेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, V इज इक्वल टू R ओमेगा और A इज इक्वल टू R अल्फा, ठीक है। तो ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए एक्सटर्नल फोर्स में। अब इसको हम वन बाय वन करते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर ये ज़मीन पे, ये हमने इसको फ्लोर पे रख दिया या कहीं पे भी रख दिया। अब क्या हो सकता है ना कि फ्रिक्शन, यहाँ तो फ्रिक्शन है, इट इज़ रफ, इट इज़ रफ। फ्रिक्शन कब आता है, जब इसकी ज़रूरत होती है। द मोमेंट यू नीड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विल कम इन टू प्ले। Why do you need friction? To establish pure rolling. Friction always tries to prevent the skidding. Fine. So it tries to prevent relative motion. Tries to prevent relative motion means it will try to keep this point at rest. This point being at rest, I've explained in another video. So friction will always come into play. So friction tries to do what? It tries to keep this point at rest. लेकिन फ्रिक्शन को ये खुद नहीं पता कि वो प्योर रोलिंग करा रहा है। फ्रिक्शन को इतना पता है मुझे इस पॉइंट को रेस्ट पे रखना है, और इस पॉइंट के पे को रेस्ट, इस पॉइंट का रेस्ट पे होना ही प्योर रोलिंग है। सो इनडायरेक्टली फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले टू मेंटेन व्हाट, प्योर रोलिंग। ओके, ये उसका काम है। अब ध्यान से समझो बात को। मानो कि प्योर रोलिंग नहीं हो रही है और ग्राउंड रफ है, तो फ्रिक्शन तो आएगा, ठीक है। प्योर रोलिंग कब नहीं होती, जब जब स्किडिंग होती है। और स्किडिंग कब कब होगी, ध्यान से समझना बात को। अगर तो कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ऐसे ऑब्जेक्ट है, स्किडिंग तब होगी जब ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। जब V और R ओमेगा बराबर नहीं होंगे तब स्किडिंग होगी। और V और R ओमेगा कब बराबर नहीं होंगे, कुछ केसेस में, वो केसेस देख लो। या तो बॉडी के पास ओमेगा हो, V बिल्कुल ना हो, ठीक है। या तो बॉडी के पास V हो और ओमेगा बिल्कुल ना हो। या तो बॉडी के पास V भी हो और ओमेगा भी हो, लेकिन V इक्वल टू R ओमेगा ना हो, ठीक है। V भी है, ओमेगा भी है, लेकिन V और ओमेगा के वैल्यूज़ कुछ ऐसे हैं कि V और R ओमेगा एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, V इक्वल टू R ओमेगा नहीं आ रहा है। तो इन सारे केसेस में क्या होगी, स्किडिंग, और स्किडिंग होगी तो फ्रिक्शन आएगा, ठीक। अब कैसे रोलिंग हो सकती है, देखो एक बॉडी है, इसको रोल करना है और इसको आपने ज़मीन पे छोड़ दिया। अब ये अपने बलबूते पे आगे चल रही है बॉडी, ठीक है। बाहर से देयर इज़ नो फोर्स, this is not existing, so there is no external force. So actually there are two cases, one where there is an external force, two when there is no external force, means applied force. Of course friction can be here as an external force, मतलब apply, you are not pushing the body, you are not pulling it, ठीक है। मान लो किसी ऐसी बॉडी को हमने छोड़ दिया खाली ओमेगा दे के, मैंने कहा ना यही तीन केसेस हो सकते हैं। किसी बॉडी को छोड़ दिया ओमेगा दे के, होता क्या है ना कि ओमेगा की वजह से ये जो पॉइंट है ना, जो इस रिंग पे पॉइंट होगा, इट विल बी मूविंग वेयर R ओमेगा से, इट विल बी गोइंग हियर बाय R ओमेगा। अब R ओमेगा तो यहाँ है, लेकिन क्योंकि हमने खाली रोटेट करा है तो VCOM तो है ही नहीं, ये तो जीरो है। सो VCOM इज इक्वल टू R ओमेगा इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश तो नहीं है क्योंकि खाली R ओमेगा है, VCOM तो जीरो है। तो कम कौन है दो में से, दोनों में से कम VCOM है। तो देखो VCOM एंड R ओमेगा, VCOM तो शुरुआत में जीरो है और R ओमेगा कितना है, इट विल हैव सम वैल्यू क्योंकि आपने ओमेगा दे दिया है। मान लो R ओमेगा का वैल्यू 10 यूनिट्स है। तो फ्रिक्शन को यहाँ पता चल गया, फ्रिक्शन को ये पता चला कि भाई ये जो ओमेगा है ना और VCOM, फ्रिक्शन को पता चल गया भाई VCOM तो है ही नहीं, इसके पास R ओमेगा है। तो फ्रिक्शन ने जब इस इक्वेशन की तरफ देखा ना, उसने कहा मुझे तो यहाँ पर VCOM को बचाने आना है। सो फ्रिक्शन हैज़ टू बी अ सेवियर फॉर हु, VCOM। तो फ्रिक्शन काम करेगा, ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेगा कि इस इक्वेशन में जो इम्बैलेंस हुआ है,
इम्बैलेंस क्या है कि वी सी एम जीरो है और आर ओमेगा बहुत बड़ा है वी सी एम से, तो ये वी सी एम को बढ़ाने की कोशिश करेगा, आर ओमेगा को घटाने की कोशिश करेगा। वी सी एम को बढ़ाने की कोशिश मतलब यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और आर ओमेगा को घटाने की कोशिश मीन्स ये ऐसा टॉर्क देगा एंटी क्लॉकवाइज। वो तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी एफ। ठीक, तो यहां पर आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता चल गई है, क्योंकि इस डायरेक्शन में होने के बाद ये फ्रिक्शन एक्सेलरेशन देगा इस डायरेक्शन में ACOM, वो ACOM VCOM को बढ़ाएगा जीरो से, और क्योंकि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है तो टॉर्क भी ये ऐसा देगा। ये टॉर्क इस ओमेगा के अगेंस्ट है, तो ये ऐसा, ये जो टॉर्क है ये अल्फा ऐसा प्रोड्यूस करेगा कि ओमेगा घट जाएगा। धीरे धीरे होगा, ये VCOM 2 बनेगा, आर ओमेगा घट के 8 बन जाएगा। कभी ऐसा पॉइंट आएगा कि VCOM भी 4 हो गया और ये घटते घटते 4 हो गया, VCOM बढ़ते बढ़ते 4 हो गया। जो ही ये हो गया ना कि VCOM आर ओमेगा बराबर हो गए, फ्रिक्शन ने कहा मेरा काम तो हो चुका, मैं तो निकल लिया। अब फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया 0। तो प्योर रोलिंग जब एस्टैब्लिश हो जाए फ्रिक्शन का वैल्यू 0 होगा। प्योर रोलिंग को एस्टैब्लिश कराने में फ्रिक्शन का वैल्यू 0 नहीं होगा, वो आएगा ये कराने, क्या बोलते हैं इसको, वो प्योर रोलिंग कराने आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा समझते हैं, इसी केस में अगर ऐसा हो, VCOM तो शुरुआत में 0 है, मान लो इसको ओमेगा आपने इतना ज़्यादा दे दिया, मानो 1000 दे दिया, 1000 यूनिट्स, तो फ्रिक्शन क्या काम करेगा? फ्रिक्शन को पता है मुझे आर ओमेगा को घटाना है और VCOM को बढ़ाना है। यहां भी वो ऐसे ही आएगा जैसे यहां पर आया था, तो VCOM धीरे धीरे बढ़ेगा और आर ओमेगा बहुत टाइम लेगा घटने में, तो VCOM 500 हो जाएगा, आर ओमेगा भी 500 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज लाना है फ्रिक्शन को, आर ओमेगा को घटाना है 1000 से 500 तक, तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो यहां भी फ्रिक्शन एस्टेब्लिश करा देगा प्योर रोलिंग, लेकिन टाइम लग जाएगा। फिर चाहे फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत कम ही क्यों ना हो, वो करा देगा प्योर रोलिंग, लेकिन टाइम ले लेगा। ठीक है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक, अच्छा ये तो हो गया एक केस। दूसरे केस में मान लो ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, अच्छा ठीक है, इसको हमने खाली ये छोड़ के रख दिया VCOM और ओमेगा दिया ही नहीं। अब देखो VCOM एंड आर ओमेगा, ये तो 0 है ना, अब ये 10 है, तो फ्रिक्शन वहां से आया, उसने कहा अरे नहीं, नाइंसाफी है। नाइंसाफी ये है कि आर ओमेगा तो है ही नहीं और VCOM तो 10 है। वो कहेगा नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे आर ओमेगा को हेल्प करनी है और VCOM को घटाना है। वो ऐसा करता ही क्यों है भाई? क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी आगे को आ रही है, तो इस VCOM के 10 होने से और आर ओमेगा के 0 होने से यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट हो रही है, स्किडिंग हो रही है। वही तो फ्रिक्शन को खत्म करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी। उसको इनडायरेक्टली हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि फ्रिक्शन आर ओमेगा की हेल्प करेगा, VCOM को घटाएगा। अगर फ्रिक्शन को VCOM को घटाना है, उसको एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में देनी पड़ेगी, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देने के लिए फ्रिक्शन को ऐसे आना पड़ेगा। अब देख लो, अभी देख लो, तो ये जो फ्रिक्शन है ये ऐसा टॉर्क देगा, ठीक है, ये ऐसा टॉर्क जब देगा ना तो ये ओमेगा क्रिएट करेगा, ये वाला ओमेगा ये क्रिएट करेगा, और इज डायरेक्शन में होने के बाद VCOM को घटाएगा, तो VCOM घटते घटते 5, आर ओमेगा बढ़ते बढ़ते 5। जो ही ये हो गया ना, फ्रिक्शन चला गया, इसने V इक्वल टू आर ओमेगा एस्टैब्लिश कर दिया, फ्रिक्शन चला गया। अब आप पूछोगे सर चला क्यों जाता है? भाई इसका काम हो गया ना। अब आप कहोगे सर काम हो गया तो इसकी बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, जो ही V इक्वल टू आर ओमेगा एस्टैब्लिश हो गया, अब कोई है ही नहीं बाहर से फोर्स इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के लिए। ये V इक्वल टू आर ओमेगा को डिस्टर्ब कोई कर पाएगा क्या? नहीं। तो फ्रिक्शन ने कहा अब क्योंकि बाहर से कोई फोर्स है ही नहीं जो इसको फिर से डिस्टर्ब करे, मेरा काम हो गया। अब यहाँ पर एक जो अच्छा बच्चा होगा ना वो सोचेगा, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स होता F, तो फ्रिक्शन ने जब V इक्वल टू आर ओमेगा एस्टैब्लिश करा दिया तो उसका काम खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, अब फ्रिक्शन वहाँ से हट नहीं सकता प्योर रोलिंग क्रिएट कराने के बाद, क्योंकि उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ये वाला फोर्स F जो है ये गड़बड़ ना कर दे, ये इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ना कर दे। तो फ्रिक्शन को तब ध्यान देना, ये एक वॉचमैन की तरह है, ये ध्यान देगा। अच्छा चेक करते हैं, तो इस F का इफेक्ट V इक्वल टू आर ओमेगा पे होगा कि नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कौन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, और ये F कहाँ पे लग रहा है बाहर का फोर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि ये बाहर का फोर्स इस जगह पे लग रहा होता है और ऑब्जेक्ट ऐसा होता है रिंग के केस में, और टॉप पे लग रहा हो टेंजेंशियल ये F।
कि ये v इक्वल टू आर ओमेगा को डिस्टर्ब करता ही नहीं। तो फ्रिक्शन कहता है भाई मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बाहर का f इस फ्रिक्शन को, इस v इक्वल टू आर ओमेगा को डिस्टर्ब कर नहीं रहा, तो मेरी ज़रूरत नहीं है। तो तब इसके होते हुए भी, बाहर के फोर्स के होते हुए भी मेरी ज़रूरत नहीं, तो फ्रिक्शन चला जाता। तो उस केस में बाहर के फोर्स की प्रेजेंस में भी फ्रिक्शन जीरो होता है। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होगा। कुछ केसेस में ये जो बाहर के फोर्स होते हैं ना, ये बहुत शरारती होते हैं, ये इस v इक्वल टू आर ओमेगा को डिस्टर्ब कर देंगे, तो फ्रिक्शन को वहीं रहना है एक वॉचमैन की तरह। तो तब फ्रिक्शन प्योर रोलिंग के बाद भी जीरो नहीं होगा। वो केस हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब तीसरा केस मान लो कि एक ऐसी बॉडी है, इसके पास v है यहाँ को, मान लो 10 यूनिट्स, और आर ओमेगा इसके पास ऐसा है, ओमेगा इसके पास 6 यूनिट्स है और इसका आर है 2, तो आर ओमेगा कितना हो गया 12 यूनिट्स। तो मान लो इसका v और आर ओमेगा, v 12 यूनिट, आर ओमेगा 12 यूनिट, 6 2 12, और v है 10 यूनिट्स। अब जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन क्या करेगा काम, फ्रिक्शन देख रहा है सब कुछ, ये नाइंसाफ़ी देख रहा है, ये कह रहा है भाई नाइंसाफ़ी ऐसी हो रही है, मुझे आर ओमेगा को घटाना पड़ेगा और मुझे v की हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये क्या काम कर रहा है, अगर आर ओमेगा को घटाना है और v की हेल्प करनी है तो फ्रिक्शन को यहाँ को एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला फ्रिक्शन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में देगा, तो ये v को बढ़ा देगा, तो v की हेल्प हो गई, और आर ओमेगा को, क्योंकि ये टॉर्क ऐसा देगा, तो ये इस ओमेगा को घटा के आर ओमेगा को घटाएगा, घटा के ये इसको 11 और इसको 11 कर दे, या इसको 10.5, वो कहाँ पर बैलेंस होगा बात की बात है। लेकिन हाँ, ये 11 मान लो 11, ये घटते घटते 11, ये बढ़ते बढ़ते 11, तो तब हो गया एस्टैब्लिश v इक्वल टू आर ओमेगा, और फ्रिक्शन भाग जाएगा वहाँ से, बात खत्म। तो एस्टैब्लिश हो गई प्योर रोलिंग, राइट। अच्छा जी, अब केस आता है, मान लो कि ये ऐसा आ गया। अच्छा हाँ, मान लो कि मैंने एक ये मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट दे दिया, मान लो मेरे हाथ में एक रिंग है, क्या रिंग है, मैंने उसको हाथ में ही टर्न करके हाथ से आगे धक्का भी दे दिया, ठीक है, मैंने हाथ में उसको घुमा के और उसको आगे धक्का भी मार दिया। जैसे आपके पास पता है क्या होगा, योयोज आपके पास होते हैं ना, योयो अगर किसी के पास हो तो उसमें हम क्या करते हैं, नीचे लीनियर वेलोसिटी भी है और नीचे रोटेशन भी है। तो मतलब मान लो कोइंसिडेंटली मुझसे ऐसा हो गया कि मैंने उसको v भी दे दिया और ओमेगा भी दे दिया, और इसका रेडियस 2 था, कोइंसिडेंटली मैंने ओमेगा 6 यूनिट दे दिया, तो आर ओमेगा 12 दे रहा हूँ ना, और कोइंसिडेंटली मैंने v भी 12 दे दिया, तो ये ज़मीन पे पड़ते ही प्योर रोलिंग शुरू कर देगा, क्योंकि इसका v इक्वल टू आर ओमेगा पहले से ही एस्टैब्लिश्ड है, ठीक। तो अब फ्रिक्शन के आने की जरूरत ही नहीं है, उसको कुछ एस्टैब्लिश ही नहीं करना है, तो यहाँ पर तो जीरो होगा फ्रिक्शन। लेकिन हाँ, अगर अकेला ओमेगा है तब तो v जीरो है और v इक्वल टू आर ओमेगा है ही नहीं, ठीक। और या अकेला v है तब फ्रिक्शन को आना है, अकेला ओमेगा है तब भी फ्रिक्शन को कंफर्म आना है। अब लास्ट वाला केस देख लो, समझो, मानो मेरे पास यही एक ऑब्जेक्ट है, ओके, इसको मैंने बाहर से एक फोर्स दे दिया, ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, फोर्स दे दिया F, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे है, समझना बात को, ध्यान से समझना, यहाँ पर ऐसे सब कुछ, मान लो कि ये रिंग कहीं चली नहीं थी, ये अभी रुकी हुई है, क्या है, रुकी हुई, तो v भी जीरो है, आर ओमेगा भी जीरो है, तो शुरुआत में v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। अब बाहर से एक फोर्स आया, इसने धक्का लगाया, इस फोर्स के पास 2 कैपेसिटीज़ हैं, एक तो ये ऐसे अल्फा देगा, इस सेंस में अल्फा देगा क्योंकि रोटेशन होगी, और ये वाला ये ए दे देगा, तो ये वी सी ओ एम को भी बढ़ाएगा, किस डायरेक्शन में, वी सी ओ एम को ये इस डायरेक्शन में बढ़ाएगा, और इस अल्फा को ये आर ओमेगा भी क्रिएट कर देगा इस अल्फा की वजह से, किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में ओमेगा क्रिएट करेगा और इस डायरेक्शन में वी क्रिएट करेगा, ठीक। लेकिन अब इस फोर्स की प्लेसमेंट पे बात आती है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रिंग है, स्फीयर है, कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा, उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। वो एक इक्वेशन होती है जो आपने पढ़ी होगी शायद, आई गेस आपने पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी है तो मुझे बोल देना, फ्रिक्शन का वैल्यू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + i बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ी है तो मुझे बोल देना, एक्सेलरेशन का वैल्यू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + i बाय एम आर स्क्वायर, और फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना। अगर नहीं आता तो बोल देना, फिलहाल के मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो ये फोर्स F है, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है, मान लो इस फोर्स F ने नाइंसाफ़ी कर दी, क्योंकि ये फोर्स किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे लगा हुआ है। मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसा है और ये टॉर्क ऐसा क्रिएट कर रहा है और ए ऐसा क्रिएट कर रहा है कि नाइंसाफ़ी हो गई बेचारे से, और इसने वी भी क्रिएट किया, आर ओमेगा भी क्रिएट किया। अगर तो इस फोर्स ने ऐसा वी और ऐसा आर ओमेगा क्रिएट किया कि वो हमेशा एक दूसरे के बराबर रहे, मतलब ये वी भी 10 क्रिएट करेगा, और अगर इसका रेडियस 2 है तो ये ओमेगा 5 क्रिएट करेगा, 5 × 2 ये भी 10 हो गया, तो इसने शुरुआत में ही बैलेंस कर दिया, v इक्वल टू आर ओमेगा। फ्रिक्शन कहता है भाई मेरे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फोर्स शरारती फोर्स नहीं है,
ये बेचारा अच्छा फोर्स है, ये पहले ही ऐसा कुछ एस्टेब्लिश कर रहा है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ऐसा कब होता है? हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है। सपोज एक रिंग है आपके पास, क्या है? रिंग। रिंग के टॉप पे फोर्स लगा लो F, टेंजेंशियल हॉरिजॉन्टल। तो इस F के होने पर ये शरारती फोर्स नहीं है। ये बेचारा F क्या करता है काम? ये V और आर ओमेगा के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। अगर ये V को बढ़ाता है तो ये आर ओमेगा को भी बढ़ाता है इक्वली। तो V इक्वल टू आर ओमेगा सेटल हो जाते हैं, तो फ्रिक्शन के आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। मान लो इस F ने V को बना दिया 12 और आर ओमेगा को बना दिया 5, तो फ्रिक्शन को कहाँ आना है? तो फ्रिक्शन को आर ओमेगा को सपोर्ट करना है ना, तो वो आर ओमेगा को सपोर्ट करने के लिए इस डायरेक्शन में आएगा। देखो ना, ये इस डायरेक्शन में आके इस डायरेक्शन में अल्फा देगा, यानी कि टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा तो अल्फा भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इस ओमेगा की हेल्प हो जाएगी। तो आर ओमेगा बढ़ते बढ़ते मानो 8 हो गया, लेकिन क्योंकि ये इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आया है तो ये एक्सेलरेशन इस ACUM इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, तो V को घटा देगा। तो V को घटाते घटाते 8 कर दिया, तो इसने क्या कर दिया काम? 8 इक्वल टू 8 V इक्वल टू आर ओमेगा कर दिया। अब होगी ना प्योर रोलिंग स्टार्ट। तो फ्रिक्शन क्या कहेगा? मैं निकल लेता हूँ। नहीं नहीं, उसको बोला जाएगा भाई तू वॉचमैन है, अगर तू निकल लिया ये F फिर से शरारत कर देगा, ये F फिर से गड़बड़ कर देगा, तो तेरा वहाँ रहना ज़रूरी है। तो फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी देयर, इट विल ऑलवेज बी देयर टू एस्टैब्लिश V इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे सर क्या V इक्वल टू आर ओमेगा अगर 8 और 8 एस्टैब्लिश हो गया तो क्या ये हमेशा V 8 और आर ओमेगा हमेशा 8 रहेगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये हर इंस्टेंट पे बराबर होते जाएंगे। दे विल इक्वेट टू ईच अदर एट एवरी इंस्टेंट, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन है ना इस ऑब्जेक्ट के पास। लीनियर एक्सेलरेशन कितनी? कैपिटल F माइनस फ्रिक्शन ये वाला डिवाइडेड बाय मास। तो VCUM तो हमेशा बढ़ता जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा काम? ये VCUM अगर बढ़ता है तो ये आर ओमेगा को बढ़ने में हेल्प करेगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये 8 8 नहीं होंगे, 9 इक्वल टू 9 होगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ होगा 10 इक्वल टू 10। V इक्वल टू आर ओमेगा एवरी इंस्टेंट पे ये एस्टैब्लिश होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। फिक्स नहीं रहेंगे V इक्वल टू आर ओमेगा, चेंज होते जाएंगे, लेकिन चेंज कुछ ऐसे होंगे कि एक दूसरे के बराबर होंगे हर टाइम पे, हर टाइम पे। और ये कब होगा? जब बाहर से फोर्सेस आते हैं तो। ठीक है, इट विल कीप ऑन एस्टैब्लिशिंग। अब मान लो कि देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो मैं इस पर भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा। फिलहाल की बस एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूँ। मान लो यहाँ पर ये फोर्स है, ठीक है, यहाँ पर लगा एक्सटर्नल फोर्स, पहले 0 इक्वल टू 0 था, जो ही एक्सटर्नल फोर्स लगा। अब ध्यान दो ना, ये बेचारा मजबूर है, बेचारा फोर्स अपनी लोकेशन से मजबूर है। सर क्यों मजबूर है? इसके पास खाली एक कैपेसिटी है, ये VCUM ही क्रिएट कर पाएगा। ये कह रहा है मेरा कसूर नहीं है, मेरी पोजीशन का कसूर है जहाँ पर मैं लग रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर और ये कोई टॉर्क नहीं दे पाएगा अबाउट सेंटर, टॉर्क नहीं दे पाएगा। इट कैन नॉट क्रिएट ओमेगा, इट कैन ओनली क्रिएट VCUM। सो ये बेचारा कह रहा है सर मेरी गलती नहीं है, मैं तो VCUM दूंगा, आर ओमेगा को तो मैं 0 कर दूंगा, इसको मैं 10 कर सकता हूँ। फ्रिक्शन आएगा, नहीं मैं नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। फ्रिक्शन को कंफर्म यहाँ किसको बढ़ाना है? आर ओमेगा को। तो फ्रिक्शन हमेशा ही ऐसे लगेगा, क्योंकि इस साइड जाते हुआ ऑब्जेक्ट, इस साइड राइट साइड जाने वाला ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग तभी कर सकता है जब उसका ओमेगा ऐसा हो, और ऐसा ओमेगा बनाने के लिए इस साइड में फ्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क फिर ऐसे लगेगा। और ये फ्रिक्शन हमेशा वहाँ बेचारा रहेगा, क्योंकि इसको पता है अगर मैं निकल लिया तो आर ओमेगा के साथ नाइंसाफ़ी होगी, VCUM बढ़ता जाएगा, आर ओमेगा के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, बेचारा बढ़ेगा ही नहीं, प्योर रोलिंग होगी नहीं, तो फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी देयर। ठीक, अब कुछ केसेस में क्या होता है ना, मान लो कि बाहर से एक हाथी ने फोर्स लगाया, अब बहुत बड़ा फोर्स लगा, मान लो 10,000 न्यूटन, तो ये इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन दे देगा, इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन दे देगा, मानो कि इसने झटके में V का वैल्यू बढ़ा दिया, है ना। V का वैल्यू इसने आर ओमेगा तो ये 0 दे रहा है ना, मानो इसने V का वैल्यू दे दिया 50 मीटर पर सेकेंड। V का वैल्यू इसने 50 मीटर पर सेकेंड दिया, ठीक है। अब बेचारा फ्रिक्शन यहाँ पे, बेचारा फ्रिक्शन कहता है मुझे तो आर ओमेगा को सपोर्ट करना है, मैं तो आर ओमेगा को बढ़ाऊंगा। लेकिन क्योंकि आप देखो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ना, ये VCUM को इतना ज़्यादा बढ़ाएगा, फ्रिक्शन कहेगा भाई मेरे लिए 10,000 के बराबर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा वैल्यू म्यू पे भी डिपेंड करता है, खाली n पे नहीं। तो भाई मैं तो एक लिमिट में होता हूँ, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी।
स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहेगा मैं तो इतना ज़्यादा हूँ नहीं, मैं तो आर ओमेगा की हेल्प करने की कोशिश करूँगा और मैं एस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा V इज इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन अगर ये बाहर का फोर्स इतना बड़ा है तो फिर मैं इस आर ओमेगा की उतनी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा और इस सरफेस पे, ऐसी सरफेस पे प्योर रोलिंग कभी एस्टेब्लिश होगी ही नहीं। इट विल नेवर बी एस्टेब्लिश, क्योंकि बाहर का फोर्स ही इतना ज़्यादा है कि ये फ्रिक्शन इस आर ओमेगा की उतनी, इस आर ओमेगा को उतना नहीं इंक्रीज कर पाएगा कि ये V के साथ compete कर सके, V इक्वल टू आर ओमेगा एस्टैब्लिश हो सके जब बाहर का फोर्स इतना बड़ा हो। तभी आपको बुक वाला, जब आप अपनी बुक को पढ़ोगे वहाँ पर फ्रिक्शन के इनरोलिंग न्यूमेरिकल्स में लिखा होता है अज्यूम दैट द फ्रिक्शन इज सफिशेंट। तो आप क्या अज्यूम करते हो कि हाँ यहाँ पर इतनी फ्रिक्शन तो है कि ये V इज इक्वल टू आर ओमेगा एस्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, आई होप यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर इसमें भी कोई डाउट है तो वो पूछ लेना, कहीं कोई न्यूमेरिकल है तो वो भी पूछ लेना। ओके, चलो ठीक है। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात को नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यही केस है, यहाँ पर F लग रहा है, मैंने आपको कहा, समझाया कि इसमें फ्रिक्शन को कहाँ आना पड़ेगा, पीछे। ये F लग रहा, तो जब ये ऑब्जेक्ट मान लो शुरुआत में रेस्ट पे था, अभी F नहीं था, शुरुआत में रेस्ट पे था, तो V इक्वल टू आर ओमेगा था, दोनों थे 0। जो ही ये आया, मैंने आपको खाली कहा ये V दे पाएगा। क्या होगा ना कि जो ही जिस इंस्टेंट पे ये F लगा, फ्रिक्शन एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाएगा, ये भी उसी टाइम एक्ट करना शुरू कर देगा। तो शुरुआत ही ऐसे होगी कि V और आर ओमेगा बराबर बराबर क्रिएट हो। कहने का मतलब ये है, इससे पहले वाले केसेस में जब हम खाली ओमेगा देख के ऑब्जेक्ट को छोड़ देते थे, फ्रिक्शन लगता था पीछे, फ्रिक्शन लगता था आगे और VCUM क्रिएट होता था ताकि V इज इक्वल टू आर ओमेगा हो। लेकिन ये होने में, V इक्वल टू आर ओमेगा हो जाने में एक टाइम लगता था। टाइम क्यों लगता था? क्योंकि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में था, इसको VCUM को बढ़ाना था। सो इट हैड टू इंक्रीज VCUM। सो VCUM को 0 से बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब फ्रिक्शन पीछे आया ना, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो जो ही फ्रिक्शन पीछे आया ना, ये एकदम प्योर रोलिंग एस्टैब्लिश कर देगा। अभी ऑब्जेक्ट शुरू ही नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट की शुरुआत ही ऐसे होगी कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा से शुरुआत होगी। हो सकता है जस्ट एट T इक्वल टू, मतलब जो ही शुरू हुई ऑफ रोलिंग, 4 इज इक्वल टू 4 आया, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। फ्रिक्शन ने F के साथ मिल के काम किया और एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन दे दी F माइनस एफ बाई एम, और टॉर्क दे दिया F इंटू आर, जिसने ओमेगा क्रिएट किया। और उतना ओमेगा क्रिएट हुआ, उतना V क्रिएट हुआ कि शुरुआत से ही V इज इक्वल टू आर ओमेगा एस्टैब्लिश हो गया। अब आप मुझसे पूछ सकते हो, सर ऐसा क्यों हुआ, यहाँ क्यों नहीं प्योर रोलिंग एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता? आपने ये देखा होगा, बुक्स में लिखा होता है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, which means if friction is sufficient to do something, it will do it instantly. If friction is sufficient to do something, it will do it instantly. यहाँ पर ये स्टेटमेंट बहुत यूज होती है, friction is sufficient for pure rolling, friction is sufficient for pure rolling। यहाँ पर ये स्टेटमेंट यूज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इसको पता है कि अगर फ्रिक्शन, मान लो फ्रिक्शन का वैल्यू 0.004 न्यूटन भी है, बहुत छोटा फ्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा प्योर रोलिंग एस्टैब्लिश होने में। इन न्यूमेरिकल्स में बुक यूज़ करती है वर्ड फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, विच मीन्स इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू डू समथिंग, इट विल डू इट इंस्टेंटली। ठीक है, सो इट डज इट इंस्टेंटली। जो ही T इक्वल टू 0 है, वहीं पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, वहीं पे V इक्वल टू आर ओमेगा बराबर मिलता गया। होगा क्या, शुरुआत में मे बी 4 और 4 हो, कुछ सेकंड बाद 6 और 6 होगा, कुछ सेकंड बाद 8 और 8 होगा। ये बैलेंस कायम रहेगा, V और आर ओमेगा के वैल्यू फिक्स नहीं होंगे, इनके वैल्यू इक्वल होंगे, हर इंस्टेंट पे चेंज होते जाएंगे, लेकिन इक्वली चेंज होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज है, यहाँ पर कोई टाइम नहीं लगेगा प्योर रोलिंग एस्टैब्लिश होने में। इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि आप हमेशा ये अज्यूम करते हो दैट फ्रिक्शन इज सफिशिएंट इनफ फॉर प्योर रोलिंग। देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, आप क्या करते हो काम, यहाँ पर मान लो फ्रिक्शन का मैक्सिमम FS मैक्स मान लो ये 50 न्यूटन है, आपने यहाँ से 20 न्यूटन लगाया फोर्स, विच मीन्स फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। सो इफ इट इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, इट विल नॉट टेक टाइम कि पहले 0 देगा, फिर 10 देगा, फिर 20 देगा, फिर 20 जब आएगा तब इक्विलिब्रियम आएगा। आपने 20 लगाया, उसी इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। मतलब क्या हुआ, उसी इंस्टेंट पे फ्रिक्शन ने उतना दिया जितने की उससे हमें ज़रूरत है।
विच मीन्स इट इज सफिशिएंट। ये उसी इंस्टेंट पे 20 न्यूटन देगा और उसी इंस्टेंट पे प्योर रोलिंग उसी इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। सो इफ इन दिस केस द बुक राइट्स दैट द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, व्हाट विल हैपन, द फ्रिक्शन विल अप्लाई एट द सेम इंस्टेंट और उसी इंस्टेंट पे प्योर रोलिंग एस्टैब्लिश हो जाएगी। यहाँ पर कोई टाइम नहीं लगता प्योर रोलिंग होने में, ठीक। इन केसेस में टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट या नॉन सफिशिएंट की बात ही नहीं है। यहाँ पर बात है फ्रिक्शन को टाइम दो, इसको टाइम दो, क्या एस्टैब्लिश कराने में, प्योर रोलिंग एस्टैब्लिश कराने में इसको टाइम दो। यहाँ पर टाइम की क्यों बात है, क्योंकि यहाँ पर एक ही रिटार्डिंग फोर्स है, वो कौन है, एफ। कहाँ को, बैकवर्ड्स। हमें पता है कि ये VCM को कभी ना कभी तो इतना कम कर देगा और आर ओमेगा को कभी ना कभी बढ़ा देगा कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए, V इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं, यहाँ पर ये एक्सटर्नल फोर्स बैठा हुआ है। फ्रिक्शन अगर बहुत कम हुआ तो हो सकता है कि F माइनस एफ बाई एम से मिलने वाला जो V है ये बहुत बड़ा हो और कभी आर ओमेगा के बराबर आ ही ना पाए। याद रखना, अगर ये फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो यहाँ कभी एस्टैब्लिश नहीं होगी प्योर रोलिंग, नो मैटर कि फ्रिक्शन कितनी ट्राई कर पाए, नो मैटर हाउ हार्ड इट ट्राइज टू, इट विल नेवर बी एबल टू एस्टैब्लिश प्योर रोलिंग। अगर बुक लिख रही है वर्ड दैट फ्रिक्शन इज सफिशिएंट और आप हर न्यूमेरिकल में ये मान के चलते हो कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, तो यहाँ पर प्योर रोलिंग ही होगी, ठीक। इट टेक्स नो टाइम, इट टेक्स नो टाइम, ठीक है, इट हैपन्स इंस्टेंटली। इस केस में इट टेक्स टाइम बिकॉज यहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं, फ्रिक्शन का सफिशिएंट होना ना सफिशिएंट होना। फ्रिक्शन है, हमें पता है, प्योर रोलिंग कराएगा, कभी ना कभी कराएगा, हम उस चीज़ का वेट करेंगे, हमें उस चीज़ का वेट करना है, तो वी विल वेट फॉर इट, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ फ्रिक्शन का कंपटीशन किसी फोर्स के साथ है ही नहीं, तो वो अपने मज़े से आराम से कर रहा है अपना काम, लेकिन यहाँ कंपटीशन है इस एफ के साथ। सो यहाँ पर उससे सफिशिएंट होना ज़रूरी है, अगर वो सफिशिएंट है तो इंस्टेंटली करा देगा। आई नो ये बहुत बड़ा जम्बलिंग हो गई है इसकी, सो आई होप यू फॉरगिव मी फॉर दिस, बट हाँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था।